सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। दुनिया में हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, लेकिन माँ वो हस्ती है जिसकी मोहब्बतों का कोई शुमार नहीं। माँ तो औलाद पर अपनी जान तक वार देती है, लेकिन आज एक माँ ने अपने ही 2 कमसिन बच्चों की जान ले ली। बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बल्कि इन फूल से बच्चों को मुबैना तौर पर आग से भी जला दिया गया। ये बात उस वक्त खुली जब रेस्क्यू 1122 वाले आग लगने की इत्तला मिलने पर मांगा मंडी के एक गांव में पहुंचे, जहां इन्हें एक कमरे में 2 बच्चियों की झुलसी हुई लाशें मिली। घर में फैली पेट्रोल की बू ने इन्हें शक में मुब्तला किया, जिस पर पुलिस को इत्तला की गई, जिसने बच्चों के वालिदैन से तफ्तीश की तो पता चला इस लर्जा खेज कत्ल की असल वजह गुर्बत है। और यह वारदात मां ने खुद की ताकि अपने बच्चों को भूख की अजियत से निजात दिला सके। नाजरीन, 3 और 4 साल के बच्चे की भूख ही क्या होती है? चंद घूंट दूध, चंद लुकमे रोटी। आह के मुफलिसी के मारे माँ बाप इन नन्हे फरिश्तों को यह भी ना दे सके। ये मासूम जब भूख से बिलखते होंगे तो माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। शायद इसीलिए उसने लम्हे लम्हे की इस अजियत के बदले एक बार मौत की अजियत देने का फैसला किया। अपने बच्चों की आप जान ली, लेकिन जुर्म तो जुर्म है। इस मां को भी अपने जुर्म का हिसाब देना है और इस कत्ल के मुजरिम हम सब भी हैं। मैं भी, आप भी, ये मुआशरा भी, ये हुकूमत भी। शर्म और डूब मरने का मकाम है सारे खुदाई खिदमतगार होने के दावेदारों के लिए। याद रखें, ये सारे जवाब तो अब सबको देना होगा। यहां ना सही वहां सही। ये जुल्म छोटा जुल्म नहीं, सब कुछ लिखा जा रहा है। ये भी कि जब मांगा मंडी में 3 साल के अब्दुल रहमान और 4 साला फैजान को 2 घूंट दूध दस्तयाब नहीं था, 2 लुकमे रोटी के दस्तयाब नहीं थे, हमारे राहबर, हमारे रहनुमा सेनेट इंतखाबात में जमीनों की बोलियां लगाने के लिए नोटों के बैग लिए फिर रहे थे। अपनी बोली दुरुस्त न लगने पर सियासी जमातों के अरकान असम्बली अपनी ही जमात को आंखें दिखा रहे थे, जोड़ तोड़ के माहिर मैदान में उतारे जा रहे थे। दूसरी तरफ डस्का के ज़िमनी इंतखाबात को लेकर एक दूसरे पर तनकीदी गोलेबारी जारी थी, और ये सब कुछ वो कर रहे थे जिनका दावा है कि गरीबों के लिए जितना दर्द इनके दिल में है किसी और में नहीं। लेकिन सितम यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े पर किसी ने 2 लफ्ज़ बोलने की जहमत तक नहीं की। कोई पैगाम हुकूमत की तरफ से जारी हुआ, ना ट्विटर पर सरगर्म मरियम नवाज को तौफीक हुई, क्योंकि यहां सबको सियासत की आग लगी है। इन्हें गुर्बत की आग से क्या लेना देना। लेकिन सियासी आग लेने के लिए चक्कर चलाने वाले याद रखें कि यह गुर्बत की आग ने अगर शोलों की शक्ल इख्तियार कर ली तो फिर ये इनकी सियासत ही नहीं, इन्हें भी जलाकर राख कर सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। जिस तरह बाबर भाई मैं बता रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है जब प्रोग्राम में इस तरह की कोई ख़बर हमें बतानी होती है, बात नहीं की जाती। लेकिन खरल साहब, अब बात यह है कि हुकूमत के लिए बड़े मसाइल हैं, चूँकि बड़े चैलेंजेस हैं, सेनेट इलेक्शन सर पे है। सिर्फ पंजाब में ही जनाब 70 MPs जो हैं वो नाराज़ हैं बुज़दार साहब की वजह से, और PTI पूछ नहीं रही इस वजह से। तो इमरान खान साहब क्या करें? वो नौशहरा वाला मसला था, वो वहाँ हंगामी दौरे पर खैबर पख्तूनख्वा गए, अपने लोगों को मनाएं, या ये अवाम की फ़िक्र करें? क्या करें? देखिए, आपने जिस तरह एक इंतहाई दर्दनाक कहानी बताई, और पंजाब में, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में इस तरह के वाक़यात होते हैं, और अलमिया है रियासत मदीना के दावेदारों के लिए कि भूख से बिलखते बच्चे और उनकी वो जो करबनाक सूरत हाल उसको देखते हुए माँ ने अपने जो बच्चों को किस तरीके से उनके साथ जंतुनाक जो वाक़या किया। तो पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, और अल्टीमेटली गुर्बत भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। और जब बात हम करते हैं, दावे करते हैं बहुत बड़े बड़े, चलें पहले हुक्मरान तो थे इस तरह के दावे नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान साहब जब मिसालें देते हैं, खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक की दरिया फ़रात के किनारे मर जाए तो उसके भी उन्होंने जवाब दे कुरान से। तो मामला ये है कि जब आप उनकी पैरवी करने के दावेदारी करते हैं या उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। अब आपने बात की है उसामा साहब
कि 70 लोग पंजाब में जी नाराज हैं, 70 लोग नाराज हो गए और वोट कैसे लें उनसे? उसके लिए जनाब बड़ी कमेटीज़ बन गई हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब से काफ लीग के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। फिर उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं और नाराज़ अरकान को मनाने के लिए जिस तरह जहांगीर तरीन साहब जो है उनको टास्क दिया गया है, उसके साथ साथ खुरम लगारी साहब जो है उनको दावा किया जा रहा है कि उनको भी मना लिया गया है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ टास्क ग्रुप बना दिए गए हैं और उनको ये टास्क दिया गया है कि आप निशानदेही करेंगे कि कौन कौन से लोग जो है हमें वोट देंगे। और उसमें बुज़दार साहब ने ये कहा है कि काफ लीग और पीटीआई के जो गुजरा है आपस में हमआहंगी पैदा करें। जी, पंजाब के वाले से अगर बात की जाए तो सेनेट के इंतखाबात के लिए 4 जो नशिस्तें हैं उसको पीटीआई चाहती है कि कम से कम 4 नशिस्तें तो हर सूरत अगर हासिल की जाए। अगर नहीं की जाएगी ज़ाहिर बात है कि वो एक नाकामी कंसीडर होगी, उसके मुतरादिफ होगी। 46 अरकान जो हैं अगर वोट देंगे तो पंजाब के वाले से, क्योंकि हर सूबे की जो असम्बली है उसके हिसाब से तादाद होती है, तो पंजाब में चूँकि ज़्यादा अरकान असम्बली है, बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो यहाँ पे 46 जो वोटों से एक सेंटर मुंतखब होगा। 4 यहाँ पे उम्मीदवार हैं, जिस तरह सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, एजाज चौधरी हैं, ओन अब्बास हैं और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं कामिल अली आगा जी। फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट और मखसूस नशिस्तों के वाले से जो डॉक्टर जरका तैमूर हैं वो भी इसमें है और बैरिस्टर सैयद अली जफ़र वो भी इसमें जो वो तो समझे हो गए। हाँ जी, वो तो सारी बात। अब आ गया अलीम खान साहब जो है उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर क़ानून राजा बिशारत और पंजाब असम्बली के रुकन अब्बास अली शाह साहब ने मुलाकात की। इसके साथ साथ कल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली और चौधरी मोनस लाई जो रुकन कौमी असम्बली है उनकी भी एक मुलाकात हुई है। अच्छा। उस मुलाकात के हवाले से भी यही है कि जो सामने बातें आई हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने यही कहा है, काफ लीग से उन्होंने मदद मांगी और काफ लीग ने भी यही कहा है कि हमने अपना वर्क पूरा कर लिया है और हम पूरी तरह एक पेज पर है, पीटीआई के साथ हम इत्तेहादी हैं और सेनेट के इलेक्शन मुझे लगता है काफी कुछ खुश होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ पूरी तरह से उनकी साथ चल रही है। अपने एमपीएस की इतनी बड़ी तादाद में वोट उनको डालेंगे, वरना उनके तो ज़ाहिर है आधे भी नहीं बनते 40 से। बाबर डोगर साहब, ये जो अब मार्का है ये इमरान खान साहब सर कर लेंगे, जहांगीर तरीन को भी एक्टिव कर दिया है, परवेज़ लाही साहब भी, गवर्नर सबको लगा दिया। ये 70 अरकान जो हैं ये सारे मान जाएंगे। खुरम लगारी साहब को तो मना लिया है, दाऊद सुलेमानी साहब भी मान जाएंगे, सारे मान जाएंगे, या ये तादाद बढ़ सकती है? देखिए उसामा साहब, पीटीआई ने तो जो बंदे दिए हैं वो तो पूरे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सीटों के हिसाब से बंदे दिए, कोई इजाफी बंदा नहीं खड़ा किया। 3 सीटें जो है पीटीआई ने अपने पास रखी हैं, 1 काफी को दे दी। 4 सीटें जो उनकी बनती थी पंजाब में, उनकी जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके एमपी हैं, उसके तनासुब से उन्होंने दे दी हैं। सही। पीएमएलएन ने अभी तक अपनी लिस्ट फाइनल नहीं की, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया कि उनके कौन से कैंडिडेट जो है वो फाइनल हैं। जब उनकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद फिर कहा जा सकेगा कि अगर तो पीएमएलएन भी अपने 3 बंदों को फाइनल करती है जी, तो 7 बंदे फाइनल होंगे, 7 ही सीटें, तो वो तो सारी बिला मुकाबले ही हो जाएंगे सारे। सही। और अगर नून लीग एक आधी सीट छोड़ देती है, ज़्यादा रख लेती है, फिर पंजाब में मुश्किलात जो है वो फिर सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपने अरूज को पहुँचेगा। अच्छा, कोशिश तो हो सकती है। देखें अभी तक जो मेरी इतलात है, पीएमएलएन मेरा ख्याल है कि 3 ही कैंडिडेट अपने फाइनल करेगी, चौथे कैंडिडेट के लिए नहीं जाएगी। और अगर वो 3 कैंडिडेट फाइनल करती है तो फिर 7 के 7 फिर यहाँ पे इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। 7 सीटें हैं, 7 कैंडिडेट हैं, वो सारे जीत जाएंगे। पंजाब के हद तक शायद पैसा इतना ना चले। सर पैसा क्या, फिर तो बिला मुकाबले ही हो गए ना सारे। ठीक है, देखिए सीटें ही 7 है, कैंडिडेट ही 7 है, 8वां कैंडिडेट कोई नहीं है। अपने अपने लोग वोट डाल दें कम से कम, ये ना करें कि जाए ना वोट करने के लिए। ये भी तो एक मसला हो सकता है ना, क्योंकि जी हमने वोट ही नहीं डालना किसी को, ये तो मसला हो सकता है। वोट कम 7 ही बंदे जीते ना, समझ 8वां तो नहीं जीतना। तो 7 बंदे हैं, 7 ही सीटें, तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बिला मुकाबला ही हो गए सारे। इसमें हारने वाला तो तुक ही कोई नहीं है। जो आखिरी नंबर पे, जिसको 15 वोट भी पड़ जाएंगे, वो आखिरी नंबर पे आ जाएगा, वो जीत जाएगा। तो 8वां अगर कैंडिडेट आ गया, अगर पीएमएलएन ने 8 कैंडिडेट दे दिए तो फिर 4 दे दिए, 4 दे दिए। हाँ, मेरा मतलब 8 लोग मैदान में आ गए, मुकाबला होगा और फिर बड़ा जोड़ तोड़ जो है वो भी अरूज को पहुंचेगा। फिर पॉलिटिकल पार्टियों में दौड़ भी लगेगी, फिर सबको जो है वो अपने मेहनत करना पड़ेगी।
और अभी तक जो मेरी इत्तलात है, मेरा ख्याल है कि PMLN 3 कैंडिडेट ही देगी, 4 कैंडिडेट नहीं दे रही। अच्छा, इसमें कोई इम्कान है कोई इत्तेहादियों को एडजस्ट करने का, या वो कहेंगे जी पंजाब में ना पीपल्स पार्टी ना फजलुर रहमान साहब आपका तो है ही कुछ नहीं यहाँ, तो आप तो छोड़ें, अगर कुछ चाहिए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मिल सकता है। सिंध में भी पीपल्स पार्टी का पूरा तरह से होल्ड है, तो वो भी वहाँ मेरा ख्याल है किसी और को, PDM में से किसी और को नहीं एडजस्ट करने के करेंगे या कर सकते हैं। बात है, अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी को 40 बंदों की जरूरत है, अब 6-7 वोट उनके हैं, तो उनको तो सीट नून लीग कभी भी नहीं दे सकती। नहीं, वैसे भी देखिए एडजस्टमेंट तो हुई है ना। एडजस्टमेंट इस तरह से हुई है कि इस्लामाबाद में यूसुफ गिलानी को नून लीग वोट डाल रही है। पंजाब में जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उनको पार्टी के 7 वोट पड़ जाएंगे। इसी तरह से जो KPK में, हाँ, वहाँ पर मौलाना फजलुर वहाँ पर जो जिस पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं उस हवाले से उन्होंने उस तरह से कैंडिडेट एडजस्ट किए हैं। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान में उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट उन्हीं के होंगे। अब बलूचिस्तान जो है वहाँ पर बाब में भी बड़ी टूट फूट है, वहाँ पर PTI में बड़ी टूट फूट है। वहाँ से कोई ANP काबीना का हिस्सा भी है सर, अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में काबीना का हिस्सा भी है, वो तो उस हुकूमत में भी शामिल है और यहाँ PDM में भी है। वहाँ की पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है उसामा साहब। वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सीट निकालेगा कौन नहीं निकालेगा, वहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है, वहाँ पर पैसा भी बहुत चलता है, ये वहाँ की रवायत रही है। लेकिन सबसे अहम इलेक्शन एक ही है, वो है यूसुफ गिलानी। बिल्कुल सही बात, जो कि 1-on-1 हो रहा है हफीज शेख साहब के साथ। वहाँ पर क्या होता है कुछ नहीं, सबकी नजरें वहीं पर लगी हुई है। लेकिन एक जो सीट नून लीग के लिए सबसे आम थी, जिसके बारे में मरीम साहिबा ने कहा ये कोई इंसान या एक शख्सियत नहीं है बल्कि ये एक नज़रिया है, ये एक सोच है, वो हैं परवेज़ रशीद। और उन्होंने कहा कि ये यानी हमेशा इनकी इज्जत रहेगी और ये हमारे साथ हैं, नून लीग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके कागजात नामजदगी की जो अपील उन्होंने की थी ट्रिब्यूनल में यानी हाई कोर्ट पर, तो वो भी अब रिजेक्ट हो गई है। तो अब बाबर डोगर साहब इनका क्या बनेगा? परवेज़ रशीद साहब बाहर आकर कह रहे हैं कि मुझे पता है मुझे किस जुर्म की सज़ा दी गई है और वो जुर्म मैं करता रहूँगा, मुझे वो जुर्म करने में मज़ा आता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जी वो 95 लाख रुपया जो है वो तो 10 साल 11 साल से ठीक है, लेकिन मुझे तो कभी किसी ने नोटिस नहीं भेजा, मुझे मिला ही नहीं। वहाँ पर बताया गया, सारा रिकॉर्ड दिखाया गया कि उनको तो डिफेंस में गालिब उनका घर है, वहाँ पर नोटिस भेजते रहे, तो 48 घंटे में वो पैसे भी जमा नहीं कर सके। फिर उन्होंने कर्ज लेकर कोई 95 लाख जमा किया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। तो ये क्यों नहीं बताया गया? पंजाब हाउस की गलती है, कोताही है, कम से कम उनको बताते तो सही कि हुजूर 95 लाख जब अब 5 लाख बन गया, अब 10 लाख हो गया, 50 लाख है। तो ये असद खलील साहब क्यों ऐसा होता है कि इतने जबरदस्त आदमी है परवेज़ साहब, एक मिनट, कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं है? 2 नोटिस हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप में मौजूद हैं। अच्छा, ये वो नोटिस हैं जो परवेज़ रशीद साहब को भेजे गए। मिस्टर परवेज़ रशीद सेनेटर, अब उसमें पेंडिंग रूम रेंट बिल ऑफ पंजाब हाउस इस्लामाबाद, वो रूम नंबर D5, पीरियड ऑफ स्टे है 24/8/2014 से 21/9/2016 तक, नंबर ऑफ डेज हैं 759, रेट जो है वो 3500 रुपया पर डे है, अमाउंट बनती है 26,56,500। अच्छा जी, ये जो रूम है एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल इन दिस ऑफिस योर डॉटर मिस पूनम रशीद स्टेड एट पंजाब हाउस इस्लामाबाद इन रूम नंबर D05 फॉर द पीरियड डिटेल्ड बिलो। ये तो उनकी बेटी को ये नोटिस इशू हुआ हुआ है। अब और ये नोटिस का जो है उसके साथ नंबर भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा है, सारी डिटेल दी। लेकिन वो तो कहेंगे ना मुझे पता ही नहीं था ना, मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं। ये नोटिस 14/10/2019 का है, 14/10/2019 का, और ये दूसरा नोटिस है, ये सेकंड नोटिस है। अब उसका अब एक और आ जाए जी। मिस्टर परवेज़ रशीद सेनेटर, एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल इन दिस ऑफिस अ रूम रेंट अमाउंटिंग ₹69,37,200 69,37,200 रुपया पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ योर स्टे इन रूम नंबर D2 एट इस्लामाबाद एट पंजाब हाउस इस्लामाबाद ड्यूरिंग दिस पीरियड डिटेल बिलो। अब वो ये है कि जनाब इसमें कितने हैं, 16/1/2011 से 12/4/2011, 12/4/2011 से 3/8/2011 और 2/6/2013 से 24/5/2018। नंबर ऑफ डेज है 86, 111 और 1817, 86, 1111 और 1817।
रेट जो है वो 2200 है, फिर 3500 है अमाउंट, वो जो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ ही ले आए अब ये जो रिकवरी है, अब जो ये 14/10/2019 का सेकंड नोटिस है, ये कि मुझे पता नहीं था। 2 नोटिस तो ये मेरे पास है जो आपको जारी हो चुके हैं, और 95 लाख की अमाउंट है। ये दोनों नोटिस जो हैं आपके घर में रिसीव करवाए गए। बदनीति ये थी कि आप जमा नहीं करवाना चाह रहे थे। 2019 को आपको ये दिए गए, 2021 में आपको सच बात इलेक्शन लड़ रहे हैं। याद पहले तो बात ये थी कि जब आप किसी जगह ठहरते हैं तो आप उसका बिल साथ और सेनेटर को ना पता हो कि यहाँ पर रेंट होता है, सेनेटर को ना पता हो कि रेंट होता है, कोई अदा कर नहीं। एक बंदे को 2 नोटिस भी आ चुके हों और उसके बाद वो कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था। आप अच्छा, लॉ ये कहता है कि जब आप अपना सेनेट का नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई पेंडिंग लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपको अपने खिलाफ सारी पेंडिंग लायबिलिटीज जो हैं वो सेनेट के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने से पहले क्लियर करवानी। आम आदमी हमारे को 3 महीने बिल में परेशान होना चाहिए, क्या हो गया? तो अब ये कहेंगे, मुझे तो इनका ख्याल था कि ये नून लीग की गवर्नमेंट है, किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने तो सेनेट का बिल दिए नहीं, किसी को क्या पता होना है, चुप करके निकल जाएगा टाइम और मैं कैसे जिस तरह से माजी में बनते रहे हैं इतने साल नहीं दिए, किसी की जरूरत नहीं होगी कि नहीं देता मैं, यानी उसके बाद किसी ने रोका भी नहीं उनको, किसी की जरूरत नहीं कि जी आपका 50 लाख का बिल पेंडिंग है, अब आप मजीद इस कमरे में क्यों रह रहे हैं, या 60 लाख का, 70 लाख, 80, 90, 95 लाख। पंजाब हाउस का जो अकाउंट्स ऑफिस है उसका ऑडिट हुआ, ऑडिट पैरा बने, ऑडिट पैराज में ये अमाउंट आई है कि जनाब परवेज रशीद साहब जो हैं इनके वाजिबुल अदा इतने पैसे हैं। ये ऑडिट पैरा जो है वो भी इस पे बने हुए हैं, इनको नोटिस जो जारी किए गए वो भी साथ लगे हुए हैं, सारा कुछ सता है। ये इतना चूस नहीं पीते बच्चे नहीं है, इतनी कि इनको पता ही नहीं चला कि इनके खिलाफ 95 लाख रुपया था। अब ये 95 लाख का बिल तो अदा होता रहा है ना, वो तो फिर गरीब कौम की जेब से जाता रहा, यानी बिजली वहां जो खर्च हो रही है, वहां जो खुराक है, जो कुछ लेते रहे, वहां मुलाजिम सब कुछ, वो खर्चा तो होता रहा। और ये सब्सिडी से अलग है, सब्सिडी के अलावा यानी 95 लाख तो देना था, वरना वहां खर्चा तो इससे कहीं गुना आ रहा है। जो खाया पिया उसका पैसे शामिल नहीं है, ये सब कुछ अपना समझते हैं कि ये जागीर में मिला हुआ है पाकिस्तानियों को। नहीं है। अच्छा, असद खरल साहब मुझे ये बताएं, उनके वकील ने कहा कि जी परवेज रशीद साहब तो कभी रहे ही नहीं पंजाब हाउस, ये उनके वकील ने कहा है। अब उस पर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर वो वहाँ पे नहीं रहे तो आप 95 लाख रुपया क्यों दे रहे हैं? कमाल। और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने ये अपनी अपील में तो नहीं लिखा कि वो वहाँ पे रहे ही नहीं। अगर आप रहे ही नहीं तो वो तो डेट्स उन्होंने बताई, जिस तरह डोगर साहब ने पढ़ के सुनाया, तो आपको सर इसमें कोई सजा नहीं हो सकती? वहां से फुटेज निकाल लें, वहां से रिकॉर्ड निकालें कि एक शख्स हाई कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहा है, तो सर इसमें कोई सजा नहीं होती? उसामा साहब, कि ये कितना बड़ा झूठ है, कह रहे हम रहते ही नहीं रहे। ये जो नोटिस मैंने आपको दिखाए हैं, ये नोटिस हैं 14/10/2019 के। उस वक्त तो सेनेट का इलेक्शन नहीं हो रहा था, 2 साल बाद 2 साल बाद ये हो रहा है। और उसके ये दूसरा नोटिस है, इससे पहले साल पहले एक नोटिस आया, उससे पहले ऑडिट पैरा बना। अब ये रातों रात ये सारे ऑडिट पैरा आज तो नहीं बनाए जा सकते बैक डेट में, ये जारी बात है सारे पीछे बने हुए हैं। तो जब ये सारा कुछ बना हुआ है तो ये किस डिटाई से ये कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ पर रहा ही नहीं। अगर रहे नहीं तो फिर आइए, आपकी बेटी का जो बिल बना हुआ है, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर GIT बैठनी चाहिए, वो सारी फुटेजेस निकालनी चाहिए जब आप वहाँ पर रह रहे थे। कोई इनके साइन होंगे, कुछ तो होंगे। सामा साहब वहाँ पे सारी फुटेज है, वहाँ पे सारा चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरे में पूरा रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल बननी चाहिए। और सब फिर उसके बाद सजा भी, फिर वो कहते हैं जी हम सादिक और हमारे से सच्चा कोई नहीं है, वो मरीम साहब कह रही है कि नजरिए का नाम है। परवेज साहब कौन सा नजरिया है? ये नजरिया है, ये शरीफ खानदान का यही नजरिया है जिसमें सारा कुछ हमारा जाती है करना, डाल लीक्स निकालना, वो कहते हैं मुझे मजा आता है। ये उनका नजरिया है जो मरियम साहिबा का है, जो उनके वालिद साहब का है, और ये तो उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं। आपको पता है ये तो मरियम साहिबा को जो तकरीरें लिख के देते हैं, चंद स्पीच राइटर में से या स्क्रिप्ट राइटर में से भी शुमार होता है। सर तो आम इंसान का हाल ये है कि वो हॉस्पिटल में भी जाए ना जी, जब तक आप बिल नहीं वो जमा कराएंगे कि इमरजेंसी का जी वो पकड़ रख लेंगे, बिल के बगैर जनाब आप मरीज को हिला नहीं सकते। सर किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में भी चले, अपने ट्रस्ट की बात कर ले, हालांकि नाम उसका भी ट्रस्ट रखा हुआ है,
इत्तेफाक हॉस्पिटल में भी आप बिल होगा, तो पहले आपको पैसे जमा मरते आदमी से भी आप पैसे निचोड़ते हैं, यहाँ आप जनाब याशियां कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं और आप पैसे भी नहीं देते। और फिर एक दिन में बन गया। आलिया के सामने खड़े होके इतनी ढाई से झूठ बोल रहे हैं उनके वकील, और वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे जी मैं तो रहा ही नहीं। अब अगर आप नहीं रहे तो आपको जब 18 में नोटिस आया, आपको 19 में नोटिस आया, जब ऑडिट पैरे बन रहे थे जिस डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो आप उसको चैलेंज करते हैं। आदत होगी भी झूठ बोलने की। अब ये है कि जब पैसे भी और फिर बार बार एक ही बात, मतलब कि जी मुझे सजा, और जो मैंने जुर्म जो नहीं किया उसमें सजा दीजिए, और मुझे पता है, तो आपको पता है तो आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जो सलामती के झूठा इल्जाम लगाया, पता नहीं क्या अंदर से बना दिया कोई, ये जो ऑडिट का आप कह रहे हैं कि जी ये जाली सारा कुछ किया गया मेरे ख्याल। कैसे जाली हो सकता है, कैसे हो सकता है? उसामा साहब मेरे ऊपर क्यों नहीं बन जाता? चले अगर बनाना था किसी और के ऊपर बना देते, बाकी किसी और के ऊपर तो नहीं बनाया गया। ये जो मैंने आपको बताया कि ये नोटिस जो है ये जो 2 साल पुराना है, ये कैसे आज की डेट में बनाया गया होगा? इन्होंने उसको वसूल किया होगा, इनके घर में वो नोटिस पड़ा होगा, 2 दफा नोटिस गया। अब ये मुकर जाए तो लहदा बात है, रिसीविंग हुई है, उसका ऑडिट पैरा जो हुए हुए हैं उसका प्रॉपर ऑडिट हुआ हुआ है, वो ऑडिट रिपोर्ट्स भी जाली हैं। मैं ये तो अगर आप बेशर्मी और रिटाई के साथ कह देंगे जी मैंने तो एक तो होता है सफेद झूठी है, उससे भी कोई आगे चीज है। अब असद खलील साहब आप हैं, बाबर साहब, आम आदमी का कोई 3-4 महीने बिजली का बिल या गैस का बिल ना आए, वो परेशान हो जाता है कि बिल नहीं आ रहा, पता नहीं अब ये एकदम काट ही जाए, क्या हो जाएगा? सर मैं 10 साल से रह रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बिल है नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में बिल आता है, मेरे वालिद साहब जो है वो क्रैक करते होते हैं बिल, घर पे वो होते हैं, तो बिल अगर यकीन जाने जिस तारीख पे बिल आना उससे 2 दिन ऊपर हो जाए तो वो मुझे कहते हैं कि पता करके आप बिल्कुल लेट हो गया, पता करके आओ बिल्कुल लेट हो गया, हमने जमा करवाना है, कहीं जुर्माना ही ना ऊपर लग जाए, मगर ये वो टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपने 95 लाख आपका बन गया और आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। मुझे कहीं ये भी तो हो सकता है खलील साहब इनको एश्योरेंस दी हो कि ज़ाहिर हुमारी हुकूमत है, हमेशा रहनी है, टेंशन ही नहीं है, कोई पैसे नहीं मांग रहे थे कि शायद हमारी हुकूमत ही रहनी है और किसी और की हुकूमत तो आनी नहीं, और अगर पीपल्स पार्टी की भी आ गई तो बारियां जिस तरह बनी हुई हैं, हम उनको तंग नहीं कर रहे, वो हमें तंग नहीं करेंगे। ये तीसरी बीच में जो कुव्वत आ गई है ना, ये PTI, इस वजह से सारा मसला गड़बड़ हो गया, वरना ये तो रिवाज ही नहीं था। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये परवेज रशीद, जरदारी साहब, इनको अब आदत पड़ चुकी है क्योंकि उनके पास मरकज़ में हुकूमत, सूबों में हुकूमत, सरकारी बिल सरकार ने देने हैं, आपके टेलीफोन हो, बिजली हो, गैस हो, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ सरकार के ज़िम्मे है। मैं तो कहता हूँ सदके के बकरे भी ये जो लोग सरकारी फंड से करते थे, मतलब ये हालत है इनकी। सारे घर की चौकियां, 4 दीवारी, सारा कुछ वहां से। और देखिए ना, मेरा तो समझ आप जो नोटिस कह रहे हैं वो भी इस हुकूमत में गया, पहले तो 2018 तक जरूरत ही नहीं हो सकती नोटिस भी भेजने का। जो सालाना खत्म हुआ था उस पे जो देगी आई थी वो भी 8 क्लब रोड से आई थी। सर इस पे तो अब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है बात करने के लिए। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब इमरान खान साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, चैलेंज कर दिया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला हल्का NA 75 एक मुअम्मा बना हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन और इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं। अब रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बयान में कहा है कि NA 75 में कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ गया है कि वो कहेंगे अपने उम्मीदवार से डस्का के कि जहाँ पर ये कह रहे हैं 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन का कहा जा रहा है जी, जहाँ पर शायद नतीजा को बदला है, भारत इलेक्शन कमीशन से तरह खबर नहीं आ रही, तो वहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन करा दो, दोबारा इलेक्शन करा दो। वो दौर गया कि वो 4 हल्के थे, इमरान खान कहते थे खोल दो, जिनमें 5 साल स्टे पर ही गुजर गए वो सारे मामला। बहरहाल अब वो कह रहे हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करा लें, लेकिन नून लीग की डिमांड यह नहीं सारे का सारा इलेक्शन ही दोबारा हो। अब ये खलील साहब इसका हल कैसे निकलेगा? इलेक्शन कमीशन जो है वो दरखास्त को भी सुन रहा है, नून लीग की जो वहाँ से उम्मीदवार है उनकी, कि जी क्या हो गया, ये कहाँ लोग गायब हो गए, ये धुंध का मामला कैसे आ गया, लोगों को पता नहीं कोई अगवा कर लिया गया था, ये आए नहीं, ये सारा अब मोहम्मद इसका तो बड़ा अच्छा इमरान खान ने पेश कर दिया है कि एक तो इमरान खान साहब ने खुद ही कहा है कि ठीक है हम इलेक्शन करा लेते हैं, ठीक है। अब जो जहाँ पे ये रिजल्ट का इशू है 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, नून लीग ये कहती है कि पूरे हल्के का इलेक्शन हो, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो चीज़ें आई हैं, जो 5 रुकनी उनके बेंच ने जो इस पे प्रोसीडिंग की है,
और PTI की जो उम्मीदवार है नुशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त है और सलमान अकरम राजा साहब उनकी जानब से पेश हुए, तो वहाँ पर उन्होंने बताया जनाब कि ये दोबारा उन्होंने सदा की है कि इस पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। ठीक, लेकिन वहाँ पे जो अहम बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो वहाँ पे बयान जो आपने कलमबंद कराए हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नताई तब्दील नहीं हुए वहाँ पे जो भी मामला हुआ है। लेकिन बहरहाल नून लीग की जानब से ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ये पॉइंट उठाया कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ है वो एक तारीखी दस्तावेज़ है जिसके अंदर इतराफ़ किया गया है इस तरह की आज तक एक 20 रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो गए, फिर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जिस तरीके से उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं 3 जो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सुबह 3:37 तक 337 पोलिंग जो के नताइज जो है वो RMS जो सिस्टम है उसके अंदर जमा हो चुके थे और 20 पोलिंग स्टेशन जो है उनका नतीजा जो वो सुबह 6 से 7 बजे पहुंचा। उनसे उन्होंने कहा कि जो 20 रिटर्निंग अफसर हैं वो 40 से 50 किलोमीटर के आते में थे, उनसे रब्ता नहीं, उनके फ़ोन नहीं मिल रहे थे। अब लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो जिस तरह PTI के रुकन ने भी यही कहा या उनकी जानब से यही मौक़िफ़ आया कि जो फॉर्म मिले जो तमाम एजेंट्स जहाँ पे होते हैं उनको जो व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए वो बाद में जो आए वहाँ पे जो सबमिट हुए उनके अंदर कोई तजाद नहीं था, वो एक ही फॉर्म थे। तो उस हवाले से ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल सर अगर वहाँ पे जो है तो उस पर तो हर आदमी का अलग फिंगरप्रिंट मौजूद है, उस पर धांधली वहाँ पे वो तो नादरा से बड़ी जो बेसिक अब तो स्याही वाला मामला भी नहीं रहा। फायरिंग होती रही, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं था, पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, और शूटर जो आए थे वो कहाँ से आए थे। अब ये भी बातें आ रही कि फैसलाबाद से लोग आए थे शूटर। अब मुझे फिरदौस आशिक अवान साहब ने तस्वीर शेयर किया जी, मुबीना तौर पे जो कातिल है वो अगर आए थे तो साहब के साथ है, मरीम वहां पर बैठी है। लेकिन बाबर साहब इसका भी जवाब दीजिए। एहसन इकबाल साहब ने खुद कहा, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी भी हैं जी नून लीग के, वो कहते हैं जी 20 में दोबारा करा लें, ये जो मुतराजा है 20 में। अब उससे फिर रही है नून लीग कि क्या कहीं तो बंदा खड़ा हो। इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं और जो उम्मीदवार है जो कह रहे हैं जी हम तो जीत गए, वो भी मान रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा था ठीक है करवा लें 20 में। वो कह रहे हैं जी हमारी लीड 8000 है, 16000 हो जाएगी। पहली बात तो ये कि समा साहब 20 पोलिंग स्टेशन पर जो इलेक्शन होता है ना, टोटल कितना वोट होगा? 5000 होगा, 8000 होगा, इससे ज़्यादा वोट तो नहीं होगा 20 पोलिंग स्टेशन पर। ठीक है, चले 10000 होगा। वो 10000 जब वहाँ 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन करवाया जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए वो वोट मैनेज करना कितना मुश्किल है। सर वहाँ से जीते हुए हैं गालिबन, जीते हुए हैं जहाँ पर हों, तो उधर ही वो कह रहे हैं कि जहाँ से वोट ज़्यादा डाल गए, मुतनाज़ा है जहाँ पर, बाकी लोग मान रहे हैं कि यार ठीक है। 20 पोलिंग स्टेशन पर वोट मैनेज करना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल काम है, ये मुझे बता दें। ये तो छोटा, ये तो काम ही कोई नहीं है। 20 पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पे बड़ों को पकड़ के उनको गवर्नमेंट 2 मिनट में लाइन पे ले आती है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये उसामा साहब कि ये क्या इलेक्शन इसी तरह से होते रहेंगे? एक ग्रेड 22 का अफसर जो इलेक्शन कमीशन में भी बड़े अच्छे अहदे पे रह चुका हुआ है, उसने मुझे बताया कि उसके एक अजीज़ का इलेक्शन था, तो वो रात को कहता मैं घर चला गया उस अजीज़ के, तो वहाँ पर सारे इकट्ठे थे। अचानक उसके अजीज़ को किसी ने कहा कि जनाब वो फलाना जो ऑफिसर है उसने सारे डब्बे जो हैं DC ने अपने कमरे में इकट्ठे कर लिए हैं और वहाँ पर वो वोट डलवा रहे हैं। तो मुखालफिन जो हैं उस पर उसने कहा कि जी, मैंने उसे कहा कि तुम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचो और अगर तुम्हें यकीन है कि तुम जीते हुए हो तो चाहे उसको मार के आना या खुद मर के आना, इस तरह वापस ना आना, क्योंकि बाद में ये जो मामला है ये रेफ़र हो जाता है ट्राइब्यूनल्स में, और ट्राइब्यूनल में तो 10 साल फैसले नहीं होते, और जो आज के दिन जो रिजल्ट ले गया वो ले गया। आज अगर उसने डब्बे भर के जाली बाद में और वो जीत गया तो फिर वो जीत हार नहीं बन सकेगी, फिर वो 5 साल ट्रिब्यूनल में तुम धक्के खाते रहोगे। ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हम इलेक्शन करवा रहे हैं। यानी कि एक सीनियर ऑफिसर अपने कज़न को ये कह रहा है कि या उसको मारो या मर जाओ, इलेक्शन का रिजल्ट वहाँ पे चेंज ना होने देना, अदरवाइज तुम 5 साल धक्के खाते रहोगे, जलील होते रहोगे, और जो जीत गया वो जीत गया। अब ये यहाँ पे सूरत हाल है। मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट वहाँ पे सारी फायरिंग हुई, डस्का शहर जो मेनली जिसके बारे में कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है, वो वहाँ पर सारी पोलिंग ही नहीं होने दी गई। अब ये जो 20 की बात की जा रही है कि 20 पे करवा लें, 20 पे आप एक तरफ पूरी गवर्नमेंट होगी, 20 पोलिंग स्टेशन होंगे, टोटल 5-6 हज़ार टोटल वोट होगा, अव्वल तो वो भी नहीं पढ़ना और उस दिन छुट्टी भी कोई नहीं होनी।
और ये वोटर बाहर निकलना नहीं है और उक्का दुक्का वोटर निकलेगा और इलेक्शन पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को उस वक्त तक गवर्नमेंट को भी पता चल चुका होगा कि ये जो बाकी में कितना दोबारा इलेक्शन वोट होना चाहिए। आप ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, शफाफ तरीके से होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि इमरान खान साहब को भी इस पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। पर तो मान गए, लेकिन सर जो बात है बाबू साहब, माजी में इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि जनाब अगर आपने धांधली नहीं की तो आपको तो पूरे 360 पुलिस स्टेशन के डब्बे खोल देने चाहिए। अभी वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 20 का मतलब 20 की डिमांड ही 20 की थी। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल कह रहा है अगर एक जमात का जहां पर उनको लगता है कि यही इमरान खान जहां मसला हुआ है, जहां पर साफ शफाफ वो मान रहे हैं इलेक्शन क्या वहां भी करवा लेने। यही कहा करते थे कि जनाब अगर हुकूमत को ने रिगिंग नहीं की, हुकूमत को डर नहीं है तो उसको ये कहना चाहिए कि सारे ही पोलिंग स्टेशन खोल दो। सर वो पूरे सारे पोलिंग स्टेशन खोल दो, इतना पैसा सारे डब्बे खोल दो, जाने चलेगी। लेकिन अब यही काम होता रहेगा, यही काम। अगला इलेक्शन आप देख लें, अभी परवेज खटक साहब नहीं कह रहे कि नौशहरा में जो है धांधली हुई है, अब वहां भी फिर दोबारा आप इलेक्शन करा दें। यहाँ कौन मानेगा किसी इलेक्शन को? आज तक किसी ने माना है हारने वाले ने? उसामा साहब कुछ और है। ये जो सारे एविडेंसेस सामने आए हैं, जो इमरान खान साहब के नाहल मशीरों ने और जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया है, उसके बाद तो सारी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने करवाया या ये हुकूमत ने करवाया? इलेक्शन कमीशन ने करवाया। वो अब इंतजामिया किसकी थी? आपकी थी, खैर साहब की थी, मेरी थी या हुकूमत की थी? सर हुकूमत। वो इलेक्शन कमीशन के जो फोन नहीं उठा रहे थे तो वो बाकी उन्होंने क्या करना है? उसामा साहब खुदा का नाम लें, अल्लाह से डरें यार। सर इलेक्शन कमीशन जाके अदालत में जाकर कह दे, अच्छी बात है। कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, इससे बड़ा और क्या कहे? उन्होंने तो प्रेस रिलीज में ये कहा कि किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी को उड़ा देना चाहिए, ऐसे को जो फोन नहीं सुन रहा था। ठीक है, आईजी को उड़ा देना चाहिए, वो आरपीओ को उड़ाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज इस इलेक्शन कमीशन को पूछेगा कौन? मैं हैरान हूँ किस तरह से जुर्रत हुई एक डिप्टी कमिश्नर की, एक डीपीओ की, कि वो चीफ इलेक्शन कमीशनर जो खुद एक ग्रेड 22 का रिटायर्ड ऑफिसर है, उसका फोन ही ना उठाए। तो असद करल साहब ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए। ये हल है कि एक तो इलेक्शन कमीशन के जो कह रहा है वो किया जाए। मेरा जाती ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को चाहिए कि जनाब आप 10 का कहते हैं, 20 का कहते हैं, 50 का कहते हैं, 100 का कहते हैं, सारे का कहते हैं, जो करना है कर लें, मुझे किसी की डर नहीं है। सर मैं कहता हूं, लेकिन देखिए तस्वीर के दो रुख भी होते हैं। फिर तो हर इलेक्शन में हारने वाला कहेगा जी दोबारा कराएं। क्या करेंगे आप? आपके पास वैलिड रीजन हो ना। इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि रिगिंग हुई है। अभी तो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि 5 बंदे जो बैठे हैं और जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जी कोई नतीजा तब्दीली नहीं हुआ, रिटर्निंग अफसर कह रहा है। पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके अंदर वो खुद एडमिट कर रहे हैं, वो खुद अपनी नाहली को एडमिट कर रहे हैं, वो इंतजामिया की मिली भगत को एडमिट कर रहे हैं, इंतजामिया की जो नॉन कोऑपरेशन है उसको एडमिट कर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो ये सारा मामला हुआ उसको एडमिट कर रहे हैं, जिसका वहाँ पे फ़ायदा उठाया है जो PMLN की कैंडिडेट के वकील सलमान अकबर राजा साहब ने। अब मामला ये है कि जब तक 20 का अगर हुकूमत मान रही है, वो कह रहे हैं सारों के ऊपर होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इस पर कोई वजह नहीं है ना करवाने की। अगर आप नहीं करवाते तो फिर जाहिर बात है अपोजिशन तो इसको नहीं तस्लीम करेगी, वो वही मामला चलता रहेगा। तो अब दूसरी बात यह है जो डोगर साहब कह रहे हैं, ये बात भी नहीं है डोगर साहब। अगर 20 पोलिंग पे भी अगर गवर्नमेंट करवाएगी इलेक्शन, तो 20 पोलिंग के लिए मीडिया तो हर पोलिंग के ऊपर खड़ा हो सकता है, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हर पार्टी का एजेंट होता है, वहाँ पे इस तरह रिगिंग नहीं होनी। देखिए 20 पोलिंग से तो अगर 20 में जिस लोगों को निकाल कर लाने में होगी ना, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन आप मेरी जिम्मेदारी लगाएं। वहाँ पे जो 20 बड़े बड़े चौधरी हैं ना, मैं उनको आपको 10 मिनट में मैनेज करके दे दूंगा। अगर ये वहाँ पे वोट डालना है, ये तो हर जगह है ना, हर चीज कैमरे लगे हुए हैं और पैसा और एजेंट वहाँ पे मौजूद है, जो बंदा जाएगा वोट कास्ट करेगा, एक एक चीज जो है उसकी एविडेंस बन रही होती है। अब चौधरी जो हजारों वोट किस तरह बना लेगा? ऐसे नहीं हो सकता जिस दौर में। मतलब यह है कि जी उनको इन्फ्लुएंस इस तरह किया जाएगा कि हम हुकूमत में है, तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पैसा चलेगा, सब कुछ होगा, बरादरी सिस्टम है, दीगर है, जो जो होगा खानदान का, उनको जितने कम लोग होंगे उतना आसान है उनको मैनेज करना। अगर अपोजिशन की डिमांड आप नहीं मानेंगे तो वो शोर मचाते रहेंगे, वो धांधली कहेंगे, तो जब तक ये सारे का नहीं करवाएंगे, 20 का करा भी लेंगे सर, तो उसका फायदा नहीं होगा। कोई एक का वक्त है और उसके बाद बात करेंगे इमरान खान का तारीखी दौरा है श्रीलंका का, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। 4 दहाइयों के बाद
कि पाकिस्तान का कोई सरबराह श्रीलंका का इस तरह का दौरा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से मोदी तनहा हो रहा है, ये बहुत अहम है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महिंदा राजापक्से श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। और उसमें जो बात है कि उनमें यह कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना रहा। पाकिस्तान ने 10 साल से ज़्यादा बदतरीन दहशतगर्दी का सामना किया और इससे पाकिस्तान की सियाहत हो, पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 70,000 से ज़्यादा जाने गई। और इसी तरह श्रीलंका ने भी तकरीबन 30 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया और उसको भी इसी तरह के मसाइल का सामना रहा। दोनों ममालिक मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर सी पैक की बात हुई है कि सी पैक में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका अहम तरीन हिस्सा है राहदारी का, पाकिस्तान उसमें शामिल है। और श्रीलंका के हवाले से भी जिस तरह देखा गया कि वो चीन के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है और अब इस पर भारत को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। बहुत कुछ इस पर लिखा जा रहा है, तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जराइद इस पर लिख रहे हैं कि किस तरह से चीन अब श्रीलंका पाकिस्तान ये एक ग्रुप बनता चला जा रहा है और मुस्तकबिल में इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। इस तरह जो वबा की सूरत हाल है, कोरोना वबा की, उसमें भी मिलकर इससे किस तरह से निमटना है, इस हवाले से भी बात हुई है। असद खरल साहब, ये बहुत अहम दौरा कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी कहता था हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे और श्रीलंका से बड़े अच्छे ताल्लुकात कुछ अर्सा पहले हो गए थे भारत के, लेकिन अब फिर देखा जा रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जिस तरह करीब आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के इस दौरे से पहले जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि वहाँ पर वबा से जो लोग जाँबाक हो रहे थे, जो मुसलमान, उनकी लाशों को जला दिया जाता था। अब ये इमरान खान के दौरे से पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुतालबा मान लिया कि उनकी तदफीन की, उनके लवाहिकीन को इजाज़त दी जाएगी। बिल्कुल, इस हवाले से वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको उनकी जानब से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा है इसको इंतहाई अहमियत वेलकम भी किया, अहमियत भी दी और उन्हें आलम इस्लाम के हवाले से इनको एक अजीम लीडर भी करार दिया इमरान खान साहब को, जिनकी वजह से जिस तरह आपने बताया कि मसला उनका हल हुआ। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब का दौरा है गालिबन 47 साल बाद किसी पाकिस्तान हुक्मरान जो है उसको इस तरीके से बुलाया गया और जिस तरह से वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह उनको तोपों की सलामी दी गई, रेड कारपेट बिछाया गया और जिस तरीके पार्लियामेंट से खिताब भी था, लेकिन वो कहते हैं कि वबा की वजह से इस तरह 2015 में जब नरेंद्र मोदी गए थे तो उसको तो पार्लियामेंट की खिताब की दी थी। इमरान खान साहब के बारे में भी यही 2 रोज़ा दौरे के दौरान शेड्यूल में तो शामिल था, पहले यही खबरें आ रही थी कि पार्लियामेंट से वो खिताब करेंगे, लेकिन एट द 11th आवर वो चीज़ तो शामिल नहीं हो सकी। बहरहाल उनके साथ वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी थे, ओवरसीज़ के जो मशीर जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है मामले खसूसी वो भी थे और दीगर जो मुतलका शाम कुरैशी साहब भी थे। तो बहुत सारे जो मुआहदे हैं, याददाश्तें हैं, उस पर दस्तखत भी किए हैं। अब मामला ये है कि ये जो अहमियत का इसलिए हामिल है उसामा साहब, 2 चीज़ें हैं। जी। ये दौरा उस वक्त हुआ जब श्रीलंका और इंडिया की आपस में तल्खियाँ बढ़ रही हैं और इस वक्त क्योंकि एक तो ये है कि जो वहाँ पे एक टर्मिनल बनाया जा रहा था इंडिया की कंपनी की जानब से, जो इंडिया के ढानी ग्रुप, और उसको बाकायदा चुना था नरेंद्र मोदी ने और वो चाह रहे थे वहाँ पे टर्मिनल जो है ईस्ट वो तामीर किया जाए, लेकिन वो मनसूख करके जो चाइना है उसके साथ उन्होंने टर्मिनल तामीर किया। दूसरी एक और बड़ी वजह है कि जो चाइना है, श्रीलंका और इंडिया के तल्कात में इस वक्त मज़ीद तल्खियाँ पैदा हुई जब श्रीलंका ने इंडिया की सरहद के करीब जो अपने शुमाली जजीरों में चीन को तवानाई जो है वो दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का मनसूबा शुरू करने की इजाज़त दी। अब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से चाइना और इंडिया टेंशन है और ये चूँकि इंडिया का बॉर्डर भी साथ लगता है तो वहाँ पे उनको जो रसाई दी गई है चाइना को, तो ये एक भारत अपने लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट फील करता है। तो ये खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान का दौरा है, चाइना के साथ बढ़ती हुई जो कुर्बत है श्रीलंका की, और चाइना इंडिया टेंशन और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी जो एक अज़ली दुश्मन है हमारा, जारी बात है, तो उन दो जो बज़ाहिर जो इंडिया अपने दुश्मन समझता है उनके साथ श्रीलंका का करीब होना, ये इंडिया जो है उसको अपने लिए बहुत थ्रेट भी फील कर रहा है और वो आइसोलेशन में जा रहा है। और ये एक और भी ऐसे मौका पे हुआ जब श्रीलंका जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स का जो कौंसिल का 46वां जो इजलास है उसमें पाकिस्तान के ज़रिए OIC के जो मेम्बरान हैं उनकी हमायत हासिल करने के हवाले से ये सारी कोशिश कर रहा है। और श्रीलंका को जिस तरह का है
मुबैना तौर पर जो मुसलमानों के मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम का सामना है। तो ये पाकिस्तान के एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना, तो इस हवाले से भी इसको यकीनन वो इनकैश करेंगे। वो जो मुसलमानों की तिजारत की भी बड़ी बात हो रही है, ऊपर एक इल्ज़ाम है, चार्जशीट है, तो वो इसको भी मेरा ख्याल है अपने डिफेंस के लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे। बाबू डॉक्टर साहब, जो तिजारत की भी बात हो रही है और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि खित्ते में खासतौर पर सी पैक की वजह से ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, इसी तरह श्रीलंका, तो ये अब लग रहा है कि पूरा एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है और जिसमें भारत अलग हो रहा है, और ये दौरा भी एक उसकी कड़ी नज़र आता है। उसामा साहब, बिल्कुल श्रीलंका किसी दौर में इंडिया का एक क्लोज अलाय था और इंडिया का खासा इन्फ्लुएंस था वहाँ पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बढ़ती गई और जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई तो वो श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कशीदा होने शुरू हो गए और बहुत सारी इनकी बायलैटरल जो ट्रेड थी वो इससे डैमेज हुई, कम हुई। और यही वजह है कि अब श्रीलंका जो है उसने पाकिस्तान की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर जो श्रीलंका गए और कोलंबो एयरपोर्ट पर जो उनकी 1-on-1 श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई है, उसमें इमरान खान ने श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर को ऑफ़र की है कि वो सी पैक जो है उसमें वो पाकिस्तान के पार्टनर बने और उनको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस दी जाएगी उनकी। और उसके साथ साथ देखें ये एक हाई पावर्ड किस्म का डेलीगेशन है, राग दाऊद हैं और बहुत सारे इसमें टॉप ऑफिशियल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए जाएंगे और बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, ये सारे जो है ये सारे बायलैटरल जो है इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ ये सारा फोकस है कि किस तरह से इकोनॉमिक टाइज जो है श्रीलंका के साथ उसको बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाए जाएँ, वो ज़्यादा डेवलप किए जाएँ। तो एक वो आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले सार कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में जो कैंसिल हो गई, भारत ने उसमें कहा कि मैंने नहीं आना। भारत के इनकार के बाद श्रीलंका और दूसरे ममालिक ने भी आने से इनकार कर दिया था। एक वो मौका था जब कोई पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं था, इतना ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस था। एक मौका ये है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बहुत ही वार्म वेलकम दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त गर्मजोशी के साथ उसको रिसीव किया गया है। बेताशा एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साइन किए जा रहे हैं और ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह इंडिकेटर है श्रीलंका की तरफ से कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो है उसकी इम्प्रूवमेंट चाहता है। अब ये एक नया ब्लॉक जो आपने कहा वो बिल्कुल इमर्ज हो रहा है जिसमें इंडिया दुनिया में आइसोलेट हो रहा है। चाइना जो है उसका भी इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है। चाइना की वजह से चाइना की श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बल्कि उसकी वजह से, और ये जो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है इसकी वजह से नेपाल की आपको मिसाल देता हूँ, ये श्रीलंका है, काठमांडू है, ये सारे ये जो ममालिक हैं ये अल्टीमेटली ये 7 कंट्रीज जो थी ये सारी अब माइनस इंडिया जो है ये पाकिस्तान के करीब आ रही है और पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड बढ़ रही है, पाकिस्तान के साथ उनके बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। अच्छा, तो खित्ते की जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल उसामा साहब तब्दील हो रही हैं। अच्छा, ये कहा जाता है श्रीलंका ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल रहा है, पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट रही है श्रीलंका को, और इसी वजह से आप देखेंगे जब पाकिस्तान में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी तभी श्रीलंकन टीम उस वक्त भी आई और फिर जिस तरह दहशतगर्दी का निशाना श्रीलंकन टीम को बनाया गया वो भी था। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट रही है श्रीलंका को और वो ये बात भूला नहीं श्रीलंका। और ये जो भारत की जानब से था जिस तरीके से ये वहाँ पे दहशतगर्दी और अलहदगी उनको तो को वो बागियों को तो सपोर्ट भारत का तोड़ फोड़ करना चाह रहे थे और उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ही वो थी जिसने दरपर्दा या मुख्तलिफ तरीक़ों से श्रीलंकन गवर्नमेंट की हमायत की और वो जो तहरीकें थी या वो जो अनासर थे वो एलिमेंट थे जो कूतें थी उनको कमज़ोर किया, जो कि भारत चाह रहा था कि इसको कमज़ोर किया जाए। लेकिन तो अब चैलेंज एक और मसला है कि पाकिस्तान इस तरह से तिजारत और अमन और श्रीलंका के साथ भी है, लेकिन अब अफगानिस्तान में एक मसला खड़ा हुआ है कि अफगान तालिबान कह रहे हैं 1 मई से पहले जनाब चली जाए सारी फोर्सेज, और उधर अमेरिका कह रहा है जी हम अब जो एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान इतनी मुश्किल से करवाया था उस पर अब दोबारा देखेंगे। तो ये भी मसला, एक तरफ हम तिजारत और मईशत की तरफ देखते हैं, फिर कोई ना कोई एक ग्रेट गेम जो है इलाके में शुरू हो जाती है। खैर, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।